ओके हम लोग पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 हमने लिख दिया था। ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 ये हमने लिख दिया था, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था यूनिट्स वाला। एक बार मैं रीड कर देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन आइटम्स, इन आइटम्स नहीं आएगा, यहाँ पे टर्म्स आएगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यहाँ पे टर्म्स आएगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज एज फॉलोज। इसका भी हमने एक टेबल बना दिया है, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। द प्रोडक्शन एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स फॉर द वेरियस मंथ्स आर एज फॉलोज। पहले मैं लिख लूंगा सारा, फिर एक क्लोजिंग स्टॉक वाली पॉइंट समझाऊंगा। ये प्रोडक्शन दिया हुआ है हर एक महीने का, ये स्टॉक दिया हुआ है। चलो मैं पॉइंट अभी बता देता हूँ कि मेरे को क्या बताना है। ये जो स्टॉक लिखा हुआ है ना बेटा, ये स्टॉक में बताया हुआ नहीं है कि ये ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। फरवरी का स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फरवरी से लेकर जुलाई तक प्रोडक्शन इन यूनिट्स दिया हुआ है 6879। पहले मैं इतना लिख लेता हूँ, 6879, 6879, 12,500, 9,500। 6879, 12,500, 9,500। मैं एक बार फिर से चेक करूंगा। 6,000, 8,000, 7,000, 9,000, ये प्रोडक्शन इन यूनिट्स दिया हुआ है। ये है हमारा प्रोडक्शन इन यूनिट्स। मैं एक बार चेक करूंगा कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की, और इस कॉलम को थोड़ा सा मैं टुवर्ड्स राइट ले लेता हूँ। 6,000, 8,000, 7,000, 9, 6879 मेरा सही है। 6879 परफेक्ट। 6879, 12,500, 9,500 हो गया। अब ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है, इसमें बताया हुआ नहीं है कि ये ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो 132122, 1321, 2,500 और 2, 132122, 132122, 132122। अब ये क्वांटिटी था 1,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स, 2,500 यूनिट्स और 2,000 यूनिट्स। ठीक है, ये स्टॉक में बताया हुआ नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये क्लोजिंग स्टॉक है इन यूनिट्स। ठीक है, और ये मंथ मैंने पहले से लिख दिया है, फरवरी से लेकर जुलाई तक। अब बस अभी क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, अभी ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, ये वाला सेल्स वाला। तो सबसे पहली बात, जो ये सेल्स वाला फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला इन यूनिट्स है। सारी क्वांटिटी यहाँ पे यूनिट्स में है। सेल्स की यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स, प्रोडक्शन की यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स, ये सब यूनिट्स है। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमको नहीं दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ी चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी, सुनना ध्यान से। फरवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 1,000, वो मार्च का ओपनिंग स्टॉक होगा। फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स मार्च का ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स होगा, इक्वल टू ये 1,000। फरवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मार्च का ओपनिंग स्टॉक होगा। फिर मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 3,000, मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 3,000, वो अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक होगा। फिर अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 2,000 यूनिट्स, वो मई का ओपनिंग होगा। फिर मई का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 1,000 यूनिट्स, वो जून का ओपनिंग होगा। फिर जून का जो क्लोजिंग होगा 2,500 यूनिट्स, वो जुलाई का ओपनिंग होगा। तो ये हमारे ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ये हमने फाइंड आउट की। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ।
ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स दी हुई नहीं है, ये हमने फाइंड आउट किया। अब आ गया फरवरी का ओपनिंग स्टॉक। तो फरवरी का जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम अज्यूम करेंगे इक्वल टू 0, और ये 0 अज्यूम करना जरूरी है, नहीं तो फाइनल आंसर गलत आएगा। फरवरी का ओपनिंग स्टॉक हम अज्यूम करेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेल्स की यूनिट्स। तो सेल्स की यूनिट्स का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन की यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन की यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स इक्वल टू सेल्स की यूनिट्स। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 0 प्लस 6000 माइनस 1000, ठीक है। ये 0 प्लस 6000 माइनस 1000, तो आंसर आएगा 5000। फिर यहाँ पे इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 1000 प्लस प्रोडक्शन 8000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3000, मतलब 1 प्लस 8 माइनस 3, पहले ओरली कर लो। 1 प्लस 8 9, 9 माइनस 3 6, 6000 सही है। अब कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं सारा, तो हर एक महीने का सेल्स इन यूनिट्स आ जाएगा। 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 2 8, तो ये सेल्स की यूनिट्स आ गई हर एक महीने की। यही मेरे को सिखाना था, इसके आगे पूरा क्वेश्चन इजी है, बाकी तब तो आप आराम से कर लोगे, सब पुरानी पुरानी बातें सेम रिपीट होंगी। यही मेरे को सिखाना था कि सेल्स की यूनिट्स कैसे आई। अब क्वेश्चन में एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट, वो मैं इन सब से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन सारी सेल्स की यूनिट से मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा टोटल सेल्स आ जाएगा। फिर वही टोटल सेल्स मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, यहाँ पे वही टोटल सेल्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर टोटल सेल्स का 30%, 20%, 25%, सारी अमाउंट्स आ जाएगी। बस मेरे को यही सिखाना था मेन, कि सेल्स की यूनिट्स कैसे आएगी, ठीक है। और मैंने टॉपिक में भी यही लिखा है, आप देखो मैंने टॉपिक भी इस क्वेश्चन का यही लिखा है, व्हेन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन इन यूनिट्स। बस यही मेरे को सिखाना था। आगे अब ये लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, सेलिंग प्राइस इज ₹100 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस इज ₹100 पर यूनिट। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ। एक्चुअली ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं ज्यादा डिटेल में लिख देता हूँ। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 100 100 100 100 100, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल सेल्स। आप लोग 2 मिनट कुछ नहीं लिखोगे। टोटल सेल्स कैसे आएगा, पहले महीने में 5000 यूनिट्स हमने सेल किए, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 100, तो टोटल सेल्स 5 लाख रुपीस। उसी तरीके से हर महीने का टोटल सेल्स आ गया, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 10 लाख। मैं कॉमास लगा के बता दूं तो आप लोगों को दूर से भी दिखाई दे, ये कॉमा लगा दिया, अब आपको क्लियरली दिखाई देगा। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 10 लाख, ये टोटल सेल्स आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या, अभी तक तो बेटा हम क्वेश्चन की अमाउंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, कैश बजट में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, अज्यूम 40% ऑफ द टोटल सेल एज कैश सेल। अब सेल्स का फॉर्मेट भी हमेशा हम लोग बनाते हैं हर क्वेश्चन में, अज्यूम 40% ऑफ टोटल सेल एज कैश सेल। चलो सेल्स वाले वर्किंग नोट में जाते हैं। टोटल सेल का 40% एज कैश सेल, यहाँ पे लिख देते हैं कैश सेल्स 40% ऑफ टोटल सेल्स, 40% ऑफ टोटल सेल। ये जो टोटल सेल है इन सब का 40% कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100। अब सही है, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 100, ये आ गया 2 लाख। अब हर एक महीने का 40% करेंगे तो हमारा टोटल सेल, सॉरी हर एक महीने के टोटल सेल का 40% करेंगे तो कैश सेल आ जाएगा। इसके बाद क्रेडिट सेल, अब कॉमन सेंस की बात है ना, 40% कैश सेल होगा तो बाकी 60% क्रेडिट सेल होगा। अब हर एक 5 लाख का डायरेक्टली 60% करो तो भी 3 लाख आएगा,
या 5 लाख में दे 2 लाख माइनस कर दो तो भी 3 लाख आएगा, जैसे भी आप करो। ये 5 लाख मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100, 60 अपॉन 100, ये आएगा 3 लाख। ऐसे कंट्रोल सी और बाकी सारे वैल्यूज कंट्रोल वी, तो डायरेक्टली सबका 6 लाख का 60%, 8 लाख का 60%, 10 लाख का 60% ऐसे क्रेडिट सेल आ जाएगा। डन। ओके, कैश बजट में कैश सेल में लिखूंगा 2 मिनट के बाद। पहले एक एडजस्टमेंट पढ़ लूं मैं, ये वाली थर्ड एडजस्टमेंट। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल एंड रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल। 50% नेक्स्ट मंथ में और 50% उसके नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे मैं मंथ लिखूंगा सारे फिर से। ये फरवरी से स्टार्ट होता है, तो हमारे जो साइड में कॉलम्स बनेंगे हॉरिजॉन्टली वो भी मैं फरवरी से ही स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं फरवरी से ही स्टार्ट करता हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितना ज्यादा बना उतना अच्छा, अगस्त, सितंबर। पर हमारे काम के कौन से महीने हैं वो दिमाग में रखने का। हमारे काम के कौन से महीने हैं कैश बजट? हमारे काम का है अप्रैल, मई, जून। अब मैं पहले कैश सेल लिख देता हूँ, इतनी तो मार्क्स आए। कैश सेल तो सीधा रोकड़ी मार्क्स होती है। अप्रैल, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून। ओके, ये कैश सेल है अप्रैल का 3,20,000, आप देख सकते हो। ये अप्रैल है, अप्रैल का कैश सेल है 3,20,000। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, अब आपको दिखेगा। ये अप्रैल है, अप्रैल का कैश सेल है 3,20,000। ये मई है, मई का कैश सेल है 4 लाख। और ये जून है, जून का कैश सेल है 4,40,000। अभी मैं जूम इन कर देता हूँ। ओके, तो कैश सेल जो होता है वो जिस महीने का कैश सेल होता है उसी महीने में पैसे मिल जाते हैं। तो 320, 4 लाख और 440 हम लोग सेम महीने में लिखेंगे। 320, 4 लाख और 440। 320, 4 लाख, 440, ये है हमारा कैश सेल। कैश सेल का पैसा जिस महीने की कैश सेल है उसी महीने में मिल जाएगा। 320 और 4 लाख और 440। डन, कैश सेल कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में क्या लिखा हुआ था कि 50% नेक्स्ट मंथ और 50% उसके नेक्स्ट मंथ। अब ये पहला महीना फरवरी है, ये रहा, ये पहला महीना फरवरी है। तो फरवरी का जो क्रेडिट सेल है 3 लाख, उसका 50% मिलेगा हमको मार्च में। मतलब 3 लाख का 50% होता है 1,50,000। और बाकी का 50% मतलब 3 लाख का 50%। तो फरवरी के 2 पार्ट्स हो गए। फरवरी के जो क्रेडिट सेल है उसके 2 पार्ट्स हो गए, मार्च और अप्रैल। उसी तरह ये 3,60,000 मार्च की क्रेडिट सेल है, इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे 1,80,000, 1,80,000। मतलब 50%, 50%, आधा आधा। 50% बोलो या आधा बोलो एक ही बात है। ये मार्च है, मार्च का पैसा अप्रैल और मई में। अब ये मई है 4,80,000, मई का पैसा। ये फरवरी, फरवरी का मार्च और अप्रैल। ये अप्रैल नहीं, ये मार्च, सॉरी, ये मार्च, मार्च का पैसा अप्रैल और मई में। ये कौन सा मंथ है? अप्रैल। अप्रैल का पैसा 4,80,000, अप्रैल का पैसा आधा मई में, आधा जून में। अब ये 6 लाख है मई, मई का आधा पैसा जून में और आधा पैसा जुलाई में। ये है जून, जून का आधा पैसा जुलाई में, आधा पैसा अगस्त में। ये है जुलाई, जुलाई का आधा पैसा अगस्त में, आधा सितंबर में। ठीक है, अब हम लोगों को बनाना है कैश बजट ये 3 महीनों का, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, बाकी सब फालतू है, पीछे की अमाउंट, आगे की अमाउंट, बाकी सब कुछ काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ ये है अप्रैल, मई, जून।
तो अप्रैल का टोटल है 150 और 180, 150 और 180 ये हुआ 3,30,000। मई का टोटल है 3,04,20,000। मई का टोटल है 4,20,000। जून का टोटल है 5,40,000। तो ये 330, ये 420 और ये 540, ये 3 अमाउंट हमारे काम की है अप्रैल मई जून। ये 3 अमाउंट हमारे काम की है। इसको हम बोलेंगे क्रेडिट सेल या इसको हम बोलेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। 330, 420, 540, 330, 420, 540, 330, 420, 540। ये इसको हम बोलेंगे या क्रेडिट सेल या इसको हम बोलेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, एक ही बात है। ठीक है, थोड़ी देर लिखना नहीं। ये हमारी सेल्स की पॉइंट कंप्लीट हो गई। आगे इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में पहुंचे फोर्थ पॉइंट, एंटिसिपेटिंग। ओके, फोर्थ पॉइंट करने से पहले 2 मिनट रुक जाते हैं। फोर्थ पॉइंट करने से पहले एक वर्किंग नोट जो हमारा आधे में है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये टोटल सेल था 5, 6, 8, 10, 11, 10। ये पहले सेकंड वाले वर्किंग नोट में लेके जाते हैं। ये जो 5 है ये है पी कॉलम में 810 रो, ये पी कॉलम है और ये रो है 810, पी 810। तो यहाँ पे मैं सेकंड वाले वर्किंग नोट में जाके यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू पी 810। 5 लाख, आपने देखा ये 5 लाख का 30%, 20%, 5 लाख का ही 30% है, 5 लाख का ही 20% है और 5 लाख का ही 25% है। वो मैंने पहले से ही फॉर्मूला लगा दिया था। ठीक है, तो ये टोटल सेल का 30% भी हो गया, 20% भी हो गया, 25% भी हो गया। डन, कॉमास भी लगा दिए मैंने। अब इसको एक्चुअली मैं कंट्रोल CV करूंगा ना तो सारी अमाउंट्स आ जाएगी। 5, 6, 8, 10, 11, 12, सॉरी 5, 6, 8, 10, 11, 10। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है हमारी टोटल सेल। देखो ये टोटल सेल 5, 6, 8, 10, 11, 10 और बाकी सारे फॉर्मूला मैंने पहले से ही लगा दिए थे। ये टोटल सेल 5, 6, 8, 10, 11, 10। अब हर एक महीने में टोटल सेल का 30%, फिर उसी टोटल सेल का 20% और उसी टोटल सेल का 25%। मेरे कहने का मतलब है हर महीने में 5 लाख का 30%, 5 लाख का 20%, 5 लाख का 25%, फिर 6 लाख का 30%, 6 लाख का 20%, 6 लाख का 25%, फिर 8 लाख का 30%, 8 लाख का ही 20% और 8 लाख का ही 25%। ये अभी तक हमने क्वेश्चन की अमाउंट फाइंड आउट की है, अभी भी आंसर सॉल्व करना बाकी है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। अभी जो हमारी एडजस्टमेंट थी उस पर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, एंटिसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ। एंटिसिपेटिंग मतलब एस्टिमेट करने के बाद। एंटिसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ, नेसेसरी परचेजेस आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ, परचेजेस आर मेड फॉर कैश। मतलब जितना भी रॉ मटेरियल मेरे को फरवरी में चाहिए वो मैं 1 महीना पहले खरीदूंगा। फरवरी में जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना मैं जनवरी में खरीदूंगा और मैं कैश पे खरीदूंगा। मतलब इसको बोलते हैं परचेजेस आर मेड एंड पेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। यहाँ पे लिखा है परचेजेस मेड फॉर कैश और यहाँ पे लिखा है परचेजेस आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। मतलब 1 महीना ऊपर खरीदेंगे, उसी महीने में पे करेंगे। अब देखो ये रॉ मटेरियल में जाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 में। ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये रॉ मटेरियल। अभी जो रॉ मटेरियल है, फरवरी का रॉ मटेरियल हमको चाहिए 1,50,000। ये हम खरीदेंगे भी जनवरी, पे भी जनवरी। अब देखो मैं कौन से 3 महीनों को मैं कलर कर रहा हूँ। मई में जो रॉ मटेरियल चाहिए 3 लाख, ये हम लोग खरीदेंगे भी अप्रैल और पे भी अप्रैल में करेंगे। और हमको तो ये चाहिए ना कि आंसर में क्या लिखें, हमको तो ये चाहिए कि आंसर में क्या लिखें। क्वेश्चन में जो फालतू हो, दूसरी अमाउंट्स हो, वो हमारे किस काम की। मेरे को ये चाहिए मैं कैश बजट में क्या लिखूं। तो मई का जो रॉ मटेरियल है
3 लाख ये हम खरीदेंगे अप्रैल में और अप्रैल में ही पे कर देंगे। तो 3, 330 और 3 ये 3 अमाउंट हमारे काम की है। पेमेंट साइड पे जाएंगे, पेमेंट 3 लाख और 330 और 3 लाख, ये हो गया हमारा। रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो आप, या परचेज भी बोल सकते हो, या कैश परचेज भी बोल सकते हो, सब एक ही बात है। रॉ मटेरियल, परचेज, कैश परचेज एक ही बात है। उसके बाद हम लोग पहुंचे पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5, द टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ एंड द टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 1 मंथ। पहले इजी वाला कर लें, फैक्ट्री ओवरहेड्स वाला, इजी वाला पहले कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 मंथ। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का टाइम लैग 1 मंथ है। पहले इजी वाला कर लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 मंथ। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमको 1 महीने का समय मिलता है पे करने के लिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है, मार्च का पैसा, ये मार्च है, मार्च का फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,50,000 हम पे करेंगे अप्रैल में, अप्रैल का मई का जून। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गई ना, तो उसके नीचे वाले 2 महीने तो अपने आप मिल जाएंगे। हमको कैश बजट में क्या चाहिए? मेरे को कैश बजट में ये चाहिए कि मैं अप्रैल में कितना पैसा पे करूं। तो ऑब्वियसली अगर 1 महीने का क्रेडिट मिलता है तो मार्च का फैक्ट्री ओवरहेड्स में अप्रैल में पे करूंगा। तो ये मेरा अप्रैल आ गया 1,50,000, क्योंकि मेरे को 1 महीने का क्रेडिट मिला। तो मार्च का जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा 1,50,000 वो मैं अप्रैल में पे करूंगा। बाकी 2 महीने अपने आप आ जाएंगे, 150, 2 लाख और 250। $150, 2 लाख, 250, ये हो गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। OH मतलब ओवरहेड्स, डन। अब बीच वाली अमाउंट वेजेस थी, उसको सॉल्व कर लेते हैं। द टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ। फ्रैक्शन क्या है? 1/4। मैंने क्या सिखाया है? जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ 1/4 वो प्रीवियस महीने का, उतना पैसा प्रीवियस महीने का। फिर इसको 1 में दे माइनस कर दो, 1 - 1/4, बाकी बचा 3/4, 3/4 करंट महीने का। अब वैसे तो मैं हर बार हर रोज बताता हूं, पर एक बार फिर से, ये वेजेस, ठीक है। अब मैं वेजेस का 1/4 कर देता हूँ, 1/4 ऑफ वेजेस एंड 3/4 ऑफ वेजेस। मैं वेजेस की अमाउंट्स का 1/4 और 3/4 कर देता हूँ। ये पहले महीने का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये पहले महीने का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो 1 लाख का 1/4 और 3/4 कर दिया। अब मैं ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो हर एक महीने का 1/4, 3/4 हो जाएगा। आपका इतना 1 सेकंड में नहीं होगा बेटा, आपके पास लैपटॉप अलाउड नहीं होगा एग्जाम में, आपको कैलसी पे करना पड़ेगा। तो 1,20,000 का 1/4 और 1,20,000 का 3/4, ऐसे हर महीने का 1/4, 3/4 कर दिया। एक्चुअली ये पूरा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं अगर आपको ओरली आता है तो। मार्क्स किसके हैं? कैश बजट के, ये वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं है। फाइन, हमारा क्रेडिट पीरियड था 1/4 मंथ, तो मेरे को ये चाहिए मैं अप्रैल में कितना पैसा पे करूंगा। तो अप्रैल में मैं पे करूंगा 1/4 ऑफ मार्च एंड 3/4 खुद का अप्रैल का। अप्रैल में मैं कितना पैसा पे करूंगा? 1/4 मार्च का, ये मार्च है, ये मार्च है। अप्रैल में मैं कितना पैसा पे करूंगा? 1/4 मार्च का, 3/4 खुद का अप्रैल का अप्रैल में। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 30 और 120, 150। तो मैं 150 पे करूंगा अप्रैल में, 1,50,000 वेजेस, ठीक है। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको लिख के देता हूं। 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ प्लस 3/4 ऑफ करंट मंथ। ये वैसे थियरी वाले पेजेस में ट्रिक बताई है। अगर 1/8 हो तो 1/8 हो तो 1/8 ऑफ प्रीवियस मंथ, 1/8 हो
तो 1/8 ऑफ प्रीवियस मंथ, 1/8 हो तो 1/8 ऑफ प्रीवियस मंथ, बाकी 7/8 ऑफ करंट मंथ। 1/2 हो तो 1/2 हो तो 1/2 ऑफ प्रीवियस मंथ, बाकी 1/2 ऑफ करंट मंथ। मतलब जो भी फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्रीवियस मंथ का, फिर 1 में से माइनस करके जितना बचा वो करंट मंथ का। ठीक है, तो ये ट्रिक थियरी वाले लेक्चर्स में दे देखना। चलो, वेजेस 1 महीने का हुआ है, अभी 2 महीने और बाकी है। चलो मई में जाते हैं। मई में कितना पे करेंगे? मई में कलर चेंज करते हैं थोड़ा। मई में पे करेंगे 40,000 और 1,50,000, मतलब 1/4 अप्रैल का और 3/4 खुद का। 40 और 150 ये हो जाएगा 190। मई में 190। अब जून में कितना पे करेंगे? ये जून है, जून में कितना पे करेंगे? 1/4 मई का और 3/4 खुद का जून का, जून में। तो ये 50 और 165 ये होता है 215। सही, 215 मतलब 2,15,000। 215,000 डन। ये वेजेस भी हो गए। इसके बाद आ जाते हैं 6th पॉइंट। A new machine is to be bought for ₹3 lakh in May 2012, the payment of which are made in 3 equal monthly installments. 3 equal, तो 3 lakh divided by 3, 1 lakh। टोटल 3 लाख की मशीन है, डिवाइडेड बाय 3, तो एक इंस्टॉलमेंट होगी 1 लाख। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द डिलीवरी डेट। अब ये फ्रॉम द डिलीवरी डेट में टेक्स्ट बुक वाले बहुत बार गलती करते हैं। मेरे हिसाब से जो सही है मैं वो लिखूंगा। मेरे हिसाब से मई में मशीन खरीदी तो मई में ही डिलीवरी होगी ना, तो टेक्स्ट बुक वाले कुछ अलग कर देते हैं। टेक्स्ट बुक वाले 1 महीना बाद में शुरू करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मई में खरीदी है मशीन तो मई में ही डिलीवरी हुई होगी, मई में ही मशीन हमको मिली होगी। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो हर महीने का 1 लाख, मतलब 1 लाख मई में, 1 लाख जून में, 1 लाख जुलाई में। मई जून जुलाई, तो ये मई का महीना है, ये मई का महीना है, तो 1 लाख रुपए मई में, फिर 1 लाख रुपए जून में और 1 लाख रुपए जुलाई में। लेकिन जुलाई हमारे काम का नहीं है, जुलाई हमको बनाना नहीं है। अप्रैल में हो जाएगा डैश डैश। 1 लाख रुपए मई, 1 लाख रुपए जून, 1 लाख रुपए जुलाई, और जुलाई हमको बनाना नहीं है। ये यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो मशीन परचेज्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। डन। आप खुद ही देखो पहले दिन और आज के दिन में कितना स्पीड में फर्क है। मैं ये देख रहा था कि पूरे क्वेश्चन को स्क्रॉल करके कोई पॉइंट रह तो नहीं गई। 10,000 वाली पॉइंट हो गई, ये परसेंटेज वाली तीनों पॉइंट्स हो गई, ये नंबर ऑफ यूनिट्स वाली पॉइंट हो गई, सेलिंग प्राइस हो गया, कैश सेल हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, परचेज वाला हो गया, वेजेस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, मशीन वाली पॉइंट हो गई। डन। यही फर्क है बेटा। पहले इसको लर्निंग कर्व इफेक्ट बोलते हैं, लर्निंग कर्व। हम लाइफ में पहली बार जब कोई काम करते हैं तो बहुत देर लगती है, जैसे 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 वही काम रोज 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 करते हैं तो आंखें बंद करके भी करने लगते हैं। तो पहले दिन और आज के दिन में देखो कितनी स्पीड बढ़ गई हमारी। तो ये टोटल ए 660 लिखना नहीं फिलहाल, बाद में अमाउंट चेंज होंगे। मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा ना यहाँ पे तो ये चेंज हो जाएगा। 660 टोटल ए है हमारा, उसमें 3 अमाउंट है, 10,000 और 320 और 330, टोटल 660 टोटल ए। ये टोटल बी लिखना नहीं प्लीज कुछ भी। टोटल बी यहां से आएगा 6 लाख से 3 लाख से लेकर 150 3 लाख और 150 6 लाख फिलहाल लिखना नहीं, सब चेंज होने वाला है। फिर टोटल ए माइनस बी, टोटल ए था 660 माइनस, फिर से करते हैं, टोटल ए था 660
माइनस टोटल बी था 6 लाख, मेरी गलती हो रही है, 660 माइनस 6 लाख, हाँ अब सही है, 60,000। लिखना नहीं प्लीज, चेंज होगा ये सब। अब अप्रैल का क्लोजिंग मतलब मई का ओपनिंग, ये है सेल वैल्यू F830, F830 मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू F830। हाँ अब सब सही है। मेरे कहने का मतलब है ये अप्रैल का क्लोजिंग 60,000, इसको हम मई के ओपनिंग में लेके गए 60,000, ठीक है, फिर 60 और 4 लाख और 420, ये हुआ 880 टोटल ए। अब टोटल बी में 4 अमाउंट है, 3, 2, 1, 6 लाख, 7 लाख, 8, 20, 8, 20 सही है। तो 880 माइनस 820 ये आएगा 60,000, ये भी सही है। अब मई का क्लोजिंग 60,000 जून में जाएगा। अब जून में 60 और 440 5 लाख और 5 40 1040 और 3 2 2 7 8 865 ये भी सही है। फिर 1040 माइनस 865 175 ये भी सही है। मतलब मैंने कंप्यूटर को भी चेक कर लिया मैन्युअली कि कोई अमाउंट सही है कि गलत है, सारी अमाउंट्स परफेक्ट कंप्यूटर ने सही किया है, कंप्यूटर होशियार हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया बेटा, डन। मेरे को सिर्फ एक ये फॉर्मूला सिखाना था नया इस क्वेश्चन में, यूनिट्स वाला, बाकी तो मैंने कुछ नया नहीं बताया। ये वाला फॉर्मूला मेरे को बताना था कि सेल्स की यूनिट्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और उसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं था। जो हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट महीने का ओपनिंग स्टॉक होगा, और फरवरी का ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था तो मैंने 0 अज्यूम किया, ठीक है। अब मैं एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल कर देता हूं, जैसे आप वीडियो पॉज करके लिख सको सारा। ये कैश बजट हो गया और ये वर्किंग नोट हो गया। ये वर्किंग नोट हो गया हमारा। तो आप क्या लिख सकोगे सारा, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ सारा। तो आप पॉज करके वीडियो ये सब आप लिख सकते हो। ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 2, डन। लिख लेना सारा बेटा।